Okay, let's start the session. So basically, in this particular session, as I have told you earlier, we will be discussing that in this last 1 month, 1 month before the board examination, what all activities should you pursue and what all activities should you conduct so that you will be you will be able to attend your board papers thoroughly and very properly. As being an ex ICSC and IAS student, I will be saying you what all conditions you will attempt in the board examination. Means board exam में क्या क्या वो सारे conditions होंगे, आपको पेपर कैसे लिखना होगा, टाइमिंग के अनुसार एक पेपर को कैसे लिखा जाता है, वो सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. सो ओवरली दिस क्लास विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैटर्स of all the subjects. Okay, so let's begin. So I hope this screen is visible to all of you. I hope the screen is visible. Okay, so in this class basically let us start from your first very first paper, that is English one. Okay, which is also said to be as English language. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एक्चुअली, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया है बोर्ड एग्जाम को, वही आपको आपके साथ वो शेयर कर सकता है कि बोर्ड एग्जाम एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, okay, let me start from English one, which is the English language. Just 1 second, guys. Just 1 second. Am I audible to all of you? I hope yes. Okay, okay. Let's go. So what happened first examination? Actually, what happened when you are about to appear your first examination, you feel very underconfident. You feel very underconfident because you are appearing the first paper of your board examination for the very first time. So usually student feel that they consume lot more time. जितना कंज्यूम करना था टाइम, उससे ज्यादा वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, स्टूडेंट को ऐसा फील होता है दैट दे हैव कंज्यूम्ड ए वेरी ह्यूज टाइम. बहुत टाइम दे हैव कंज्यूम ड्यूरिंग देयर बोर्ड एग्जामिनेशन. पर मैं आपको एक बात बोलूं, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में चाहे बच्चा अंडर अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, हमें पता है दैट इट कंज्यूम्स large time every time. हमें पता है you must be experiencing whenever you are appearing your English language paper in your school exam as well. You must be consuming your highest time as compared to other subjects. जैसे कि मान लो आई एम जस्ट डिडक्टिंग योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि तुम्हारा किसी का बंगाली होगा, किसका उड़िया होगा, किसका हिंदी होगा, एसेट्रा एंड एसेट्रा. सो व्हाट हैपन, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हर वक्त तुम्हारा ज्यादा टाइम कंज्यूम होता ही होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी वैसे ही होने वाला है. तो उसको लेके आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं तो सोचा था कि बोर्ड एग्जाम तो 2 आवर्स का होगा इंग्लिश लैंग्वेज, और मैं अच्छी तरह से सिर्फ 1 hour 40 minutes से कंज्यूम कर दूंगा. आई विल बी कंज्यूमिंग 1 hour 40 minutes, और 20 मिनट्स में मैं ऐसे सोचा हूँ कि 20 मिनट्स आई विल बी थॉरली रिवाइजिंग माई पेपर. पर पता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एवरी टाइम यू विल बी कंज्यूमिंग मोर टाइम. कभी कभी बच्चों का 1 hour 50 minutes ऐसे भी चला जाता है. तो उसमें आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है और उसमें तुम्हें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालना पड़ता है. यू नीड टू थिंक, यू नीड टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन वेरी प्रॉपरली, एंड वो जो अनसिन पैसेज होता है उसको तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना होता है. पैसेज राइटिंग इस तरह से लिखना होता है कि ताकि तुम ज्यादा काटो नहीं. ये सारा चीज दिमाग में रख के अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में अगर लिखने वाला है, तो समहाउ इट विल कंज्यूम लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं है, वो सही समय है. दैट द टाइम ड्यूरेशन दैट यू आर कंज्यूमिंग 1 hour 40 to 1 hour 50, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम में उतना टाइम ही कंज्यूम होता है. क्योंकि तुम ही सोचो, यू विल बी राइटिंग नोटिस, यू विल बी राइटिंग letter, somebody will be writing application, and you will be attempting essay as well. Somebody will be writing argumentative.
somebody will be writing descriptive. ये सारे चीज को जब मैं सोच के अच्छी तरह से ढंग से लिखूंगा ना पेपर में, it will consume longer time. ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस कि यू विल बी रिसीविंग बुकलेट्स. बहुत सारे स्कूल में अभी ये प्रैक्टिस किए होंगे. यू विल नॉट बी रिसीविंग एज यूजुअल पेपर्स दैट यू आर रिसीविंग नाउ. अगर कोई स्कूल में अगर पेपर्स वगैरह दे रहे हैं ना, यू आर आस्किंग एडिशनल्स एंड यू आर राइटिंग ओवर देयर, देन एग्जाम के बीच में तुम्हें फिर से एडिशनल मांगना पड़ता है. वो सब चीजें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी रिसीविंग बुकलेट्स. जहां पर क्या होता है, तुम्हारा एक मेन बुकलेट होता है, एक मेन बुकलेट होता है. वहां पर तुम अपना सारा डिटेल्स वगैरह भर लेते हो. You will be filling booklet, and I think that that booklets will consisting of around 28 pages like that. 28 pages का एक मेन बुकलेट है. अगर तुम ये मेन बुकलेट खत्म कर लेते हो, if you are completing this main booklet, then then you will be giving another sub booklet, okay, which will be consisting lesser page as compared to the main booklet that you have got. I think it's about 15 to 22 या ऐसे कुछ है, शायद ऐसे कुछ है. यू विल बी रिसीविंग दिस सब बुकलेट्स, ओके. यू शुडंट बी वरी फॉर इट. और तुम्हें क्या करना है, ये जो मेन बुकलेट है, द मेन बुकलेट वॉट एवर यू विल बी रिसीविंग, यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी स्टिच्ड. तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा अच्छी तरह से ये बुकलेट स्टिच नहीं हुआ है तो पेपर निकल जाएगा. ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. एंड हियर यू विल बी हैविंग ए होल, ठीक है, जहां पर तुम्हें जब सब बुकलेट मिले तब तुम क्या करोगे, इसमें इस पर्टिकुलर थ्रेड में यू विल बी अटैचिंग, ओके. ओवरऑल मैं बोल देता हूँ कि क्या सब चीजें होती है. मीन्स बोर्ड एग्जाम में जब तुम रिसीव करने जाते हो, यू आर बेसिकली रिसीविंग दिस बुकलेट. और बुकलेट के हिसाब से तुम्हारा रोल नंबर लिखा जाता है, फिर तुम्हारा सीरियल नंबर ऑफ द बुकलेट लिखा जाता है. ये सारा चीज टीचर विल बी डूइंग अकॉर्डिंगली, ठीक है. और जब जैसे कि पहले एग्जाम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली हमें ऐसे लगता है कि मैं तो सोचा था कि ऐसे करूंगा, पर मेरा टाइम ऐसे जा रहा है, ठीक है. ऐसे भी होता है, और बहुत सारे बच्चों का ऐसे भी होता है. आई एम सेइंग द रियलिटी थिंग्स आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो मैंने देखा हुआ है, दे आस्किंग कि सर मेरा तो ऐसे जब मैं लिखा, इट हैज कंज्यूम्ड माय 40 to 45 minutes ऑफ टाइम सर. हाउ विल आई बी अटेंडिंग माय नोटिस, माय लेटर्स, ग्रामर, अनसीन पैसेज, वो सब मैं कैसे करूंगा. दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन देयर माइंड. मैं बोलूंगा अगर कोई स्टूडेंट 40 to 45 मिनट्स लिख के अगर ऐसे अगर लिखा, देन इट्स ओके. कोई कोई इट्स ओके. कोई अंडर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं है यहाँ पे. ऑटोमेटिकली तुम जब 45 मिनट्स लोगे ना, बिकॉज इट्स बिगिनिंग ऑफ योर पेपर, पहला एग्जाम, पहला पेपर लिख रहे हो वो भी, सो इट विल समहाउ कंज्यूम मोर टाइम. देन ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये. ऑटोमेटिकली इफ यू विल कीप ऑन रीडिंग द क्वेश्चंस, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग, ऑटोमेटिकली योर टाइम विल बी एडजस्टेड. टाइम विल बी एडजस्टेड, इट्स ओके, योर टाइम विल बी एडजस्टेड. ऑटोमेटिकली टाइम तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है. तो जैसे कि मैं बोला, इंग्लिश लैंग्वेज का मैं बोल दिया कि तुम्हें पेपर कैसे मिलने वाला है, बुकलेट कैसे मिलने वाला है, तुम्हारा पहला एग्जाम है, तुम कैसे तुम्हें लिखना है, ये सब करना है. और जैसे कि तुम्हें ये सारे स्कूल में टीचर्स बोले होंगे, वेन एवर यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस हो गया, डायरी राइटिंग हो गया, या आजकल या नाउ डेज डायरी राइटिंग. और आजकल तो यू आर ऑल्सो राइटिंग ईमेल. जब हमारे टाइम में हम बोर्ड एग्जाम देते थे ना, तब हमारा सिर्फ लेटर्स ही होते थे, लेटर्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स, और हमारा ऐसे होता था. पर अभी तुम्हारा डायरी राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, ये सब भी इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है. जब ये सारा चीज तुम लिखते हो ना, आई विल बी प्रिफरिंग यूज ए न्यू पेज फॉर नोटिसेस. यूज ए न्यू पेज. अगर तुम्हारा नोटिस अगर तुम लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग नोटिस, सपोज ये तुम्हारा पेज है और यहाँ पे पूरा तुम लिख रहे हो, एंड सपोज ये तुम्हारा नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट तुम्हारा जो पेज है उसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज में तुम्हारा डेटा इतना तक कंज्यूम हो गया है. देन डू नॉट स्टार्ट राइटिंग योर ईमेल राइटिंग ओवर हियर डियर. डू नॉट स्टार्ट राइटिंग हियर कि पेज बच गया है हमारा, मार्क्स तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, दैट वी आर वेस्टिंग पेपर्स. ये सब चीजें नहीं सोचनी है. सो यू नीड टू थॉरोली स्विच टू ए डिफरेंट पेज एंड स्टार्ट राइटिंग योर डायरी राइटिंग or your email writing. Every time use a different page, consume a different page for writing a different answer. तुम्हारा ऐसे है, try to start in a fresh page. और तुम्हारा letter है, then try to start in a fresh page. And in your school they must be saying you that headings are another important part of your English language examination.
Headings are another important. बहुत बच्चों को लग रहा है that sir we will be only putting question number 1 and I will be writing whole thing but without heading. Then teacher examiner will be deducting your marks. Examiner will be deducting your marks. ठीक है? You must write heading for every question. Suppose question number 1 I want to write suppose मान लीजिए कि मैं argumentative मैं story writing अगर लिखना चाहता हूँ, if I'm writing story writing then वहां पर तो कंपलसरी है, तुम्हें तो हेडिंग देना ही देना है. यू नीड टू मेंशन हेडिंग ओवर दैट. सपोज डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है, वहां पर भी तुम्हें हेडिंग देना है. हेडिंग प्लेज ए वेरी पावरफुल रोल इन योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर. एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, शायद whenever you are writing letter, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि लेटर का हेडिंग बहुत बड़ा होता है, स्टूडेंट यूजुअली प्रेफर टू स्किप दैट पार्ट, बट आई विल बी एडवाइजिंग यू कि तुम्हें वो लिखना ही होगा. You need to write the heading of your letters as well. Heading of letter और email का notice का, ये सारे का heading भी क्या करता है, it also occupies some of your marks. It creates an impression और उसमें भी marks होता है, तुम्हारे स्कूल में बोले होंगे ये चीज, ठीक है. Then let me come कि ये तो सारा हो गया. हाँ बोलो बोलो. हम्म हाँ of course. See, suppose no when I'm saying heading, that means question. You suppose there is a question, write an argumentative essay on this topic कि mobile should be banned in schools. Okay, banned in school. Okay, it has asked you to write your approach. Argumentative means what? You will be choosing one approach and you will be debating on that particular approach. This is only the thing. Suppose I want to write it for, means I am choosing, yes, mobile phone should be banned in school. Then my heading will be mobile phone should be banned in school. If I am writing against, then my heading will turn around. That mobile phone, then my heading will be mobile shouldn't be banned in school. Simple as it is. As I am writing for as my topic is this against, I will be preferring this. Or you can do in a different way. You can, if you feel mobile should be banned in school, usually student prefer to write against just after this. I am writing against, but that do not look formal. So basically you need to change your heading in this way. So by looking to this particular heading as well, your examiner will able to understand your approach कि तुम positive side में if are you writing for this topic or against this topic, उस particular आपके essay के heading से ही पता चल जाएगा. Suppose I am writing a descriptive means suppose I will be considering Christmas celebration of 2024. ऐसे अगर हो गया, you need to mention the heading which is given in the question as well. जो तुम्हारी क्वेश्चन में जो तुम्हारा हेडिंग दे रहा है, यूज दैट पर्टिकुलर हेडिंग कि क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑन 2024. ठीक है, इस तरह का तुम्हारा हेडिंग में तुम्हें मैनेज करना होगा व्हेनेवर यू आर राइटिंग. एंड अनदर थिंग, डू नॉट यूज मल्टीपल पेन्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तुम्हें लगता है कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, एग्जामिनर annoy हो जाएगा by looking to a paper. If you are writing dramatically by using varieties of pen, ताकि हाँ एग्जामिनर को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा ये वाला मेरा करेक्ट आंसर है, वो वाला करेक्ट आंसर है, दैट इज नॉट प्रेफर्ड. तुम जितना सिंपल लिखोगे, तुम्हारा हैंडराइटिंग जितना अच्छा होगा, तुम अपने पेपर्स में जितना लाइन वगैरह छोड़ोगे, उससे तुम्हारा एग्जामिनर अपने आप खुश हो जाएगा. तुम्हारी वर्डिंग से उसको उसका अटेंशन को अट्रैक्ट करना सीखो. Whenever you are writing English language, I am talking about now, तो तुम ये समझो कि मैं अपनी वर्डिंग से कैसे एग्जामिनर को अट्रैक्ट करूंगा. डू नॉट डेकोरेट एवरीवेयर. ठीक है, ये वाला चीज अपने दिमाग में डाल दो. अब नेक्स्ट थिंग है, सब लोगों के बच्चों में ये आता है कि सर हम ना सर ग्रामर जितना भी प्रैक्टिस करते हैं ना कभी एक एक सेंटेंस छूट ही जाता है. वी आर अनेबल टू रिवाइज ग्रामर प्रॉपरली एज देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी
which we attempt during examination in our school. और उसमें कहीं कहीं क्या होता है ना सर, हम perfect नहीं हो पाते. We are somehow underconfident when it comes to grammar. Then for that my tips will be आप ना 10 years grammar पूरा solve करके जाइए. 10 years grammar पास पेपर्स जो है उसका ICSE का, which is of course officially released by them, ICSE का 10 years का पेपर सिर्फ ग्रामर आप प्रैक्टिस करके जाइए. और इस ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा हेल्प कहां पर होगा? डू एज डायरेक्टेड जो राइट सेंटेंसेस बाय नॉट यूजिंग एंड बट सो, उसमें हेल्प होगा. और प्रीपोजिशन बहुत हेल्प होगा. तुम अगर 10 years पेपर को अगर अच्छी तरह से रिव्यू कर लोगे, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ग्रामर बिकॉज वी नो दैट वी आर हैविंग वेरी लीस्ट टाइम, वी कैन नॉट गो फॉर होल पेपर्स. सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रामर, देन आई वुड से तुम जो इतना वेराइटीज ऑफ सैंपल पेपर जो तुम जो रिवाइज करते हो, वो तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए. पहला अटेम्प्ट तुम्हारा होना चाहिए कि तुम 10 years का इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हो या नहीं. खास करके प्रीपोजिशंस में बहुत हेल्प हमें भी हुआ था, आप लोगों को भी होगा. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी थॉट कि प्रीपोजिशन, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है प्रीपोजिशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रीपोजिशन का वे ऑफ यूजिंग द वर्ड अलग अलग होता है, राइट. तो उसमें क्या होता है, somehow we are confused. तो our English teacher has preferred who is also a who is also an examiner. ठीक है, हर एक के स्कूल में, तुम्हारा जो स्कूल है वहां पर क्या होता है, यूजुअली योर सीनियर टीचर्स आर गोइंग फॉर करेक्टिंग पेपर्स. यस और नो, दे आर आल्सो द एग्जामिनर्स. तो हमारे स्कूल के, तुम्हारे स्कूल के भी ऐसे सीनियर टीचर्स होंगे जो कि बाहर जाके पेपर चेक के लिए जाते होंगे. तो उनको पता है कि किस तरह से चीजें चलती है. सो दे हैव टोल्ड अस व्हाट दे टोल्ड अस कि 10 years का इंग्लिश ग्रामर का सारा ग्रामर पोर्शन एक बार बैठ के कर लो, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी बिल्डिंग द कॉन्फिडेंट. तो उस तरह से हमारा प्रीपोजिशन भी अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में वैसे ही हूबहू उस तरह का सवाल ही तुम्हें देखने मिलेगा. आई एम गारंटिंग यू दिस इज 100% गारंटी. कोई अगर 10 years का पेपर अगर अभी तक गो थ्रू नहीं किया है सिर्फ ग्रामर पोर्शन का ICSE का, जाओ जस्ट गो थ्रू इट. एक बार देख के, एटलीस्ट एक बार देख लो क्या है, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू सॉल्व एंड करेक्ट इट. ठीक है, ये चीज हो गया. और एक चीज है अनसीन कॉम्प्रहेंशन. अनसीन पैसेज जो होता है, बहुत बच्चों का ये भी दिक्कत है कि अनसीन जो पैसेज है उसको हम विथ टाइम, मीन्स टाइम के अनुसार कैसे हम पूरी चीज को पढ़ लें और कैसे क्वेश्चन को कर दें. ठीक है, ये होता है डाउट. आप एक काम करो, whenever you are reading an unseen passage ना, you try to पहले क्या करो, रीड विथ क्वेश्चन. पहले क्या करो, मैं कैसे करता था, लेट मी से यू माय एक्सपीरियंस. बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे, देन दे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर क्वेश्चंस. उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो खुद से क्या करते हैं, दे स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स फ्रॉम इट. बट द वेरी बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, आप अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, उसके साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए, एक रीडिंग वैसे दीजिए. फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, आपने पढ़ लिया, आपका एक अटेम्प्ट हो गया, पूरे पैसेज को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को भी पढ़ लिया. अब आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में बहुत सारा कीवर्ड होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, और व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, या वो जो फॉरेस्ट में जो घुसा था उसका जो रविकांत और को भी था, जो भी था, उसका सन का नाम क्या है. यू ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड्स और तुम कीवर्ड को लेके इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर घुसिए. यू ट्राई टू पिक आउट द कीवर्ड्स कि सवाल क्या है और उसको लेकर आप कॉम्प्रिहेंशन के अंदर घुसिए. देन यू विल बी गेटिंग ए वेरी गुड आंसर. और एक बात, बहुत सारे बच्चों का अभी भी आदत होगा, they are simply copying the answers from the passage. बहुत लोग का ऐसे ही अभी हाल है, they are directly copying the answer. मैं आपको एक बात बोलूं कि एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ बच्चे ढूंढ पा रहे हैं या नहीं, और बच्चे अगर ढूंढ पा रहे हैं तो उसी आंसर को वहां पर लिख देंगे. एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है. whenever they are designing a question paper, दे आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से.
तो आप क्या करो ना, whenever you are searching for the answer, अगर आंसर नहीं मिल रहा है, अगर आप फ्रेम आउट नहीं कर पा रहे हो, then this is one of the way, this is one of the way, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। अगर आप आंसर आपको मिल गया है, अगर आप समझ पा रहे हो कि ये सवाल का आंसर कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है, ट्राई टू रिमेक द आंसर्स, यूज दोस कीवर्ड्स, जो कीवर्ड जरूरत है उस कॉम्प्रेhension से। नाम बदल दोगे क्या? नहीं ना। वो जो काम कर रहा है, जो वर्ड को चेंज कर दोगे क्या? नहीं ना। ट्राई टू रिमेक योर आंसर्स एंड राइट, remake your answers after searching the answer. You must be getting one or two lines of answers from that particular passage. वहां से आप क्या करो, ट्राई टू रिमेक योर आंसर्स। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर हम रिमेक कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है। मान लो डायरेक्ट स्पीच में अगर है, अगर हमारी वो जो पैसेज है वहां पर डायरेक्ट स्पीच में है, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दो, हो गया रिमेक, हो गया रिमेक। ये जो सीखते हो ना आप, इस चीज के वजह से ही सीखते हो। यू आर लर्निंग दिस ऑल थिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्पज। सीखने का बस यही है। हम जब सीखते हैं ना, यू आर ओनली थिंकिंग कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं, यहां पर भी है। अभी देखो, अभी अगर कहीं पर मुझे एक्टिव स्पीच में अगर आंसर नजर आ रहा है, मैं आंसर कैसे रिमेक करूंगा? पैसिव वॉइस में बना दो उसे। सॉरी, एक्टिव स्पीच लिख दिया। अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें आंसर मिल रहा है, एक्टिव वॉइस में अगर तुम्हें आंसर मिल रहा है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, काम खत्म, हो गया रिमेक ऑफ योर आंसर्स। ठीक है, आप इस तरह का टेक्निक अपना सकते हो व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग द आंसर। और तुम और एक टेक्निक अपना सकते हो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग, तुम जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारा फ्रेज यूज करो तो अपने आंसर में, तभी तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर डीड, हाँ ये एक अच्छा है। आप इस तरह से आंसर को स्टार्ट करना प्रेफर करो। आप एक पर्टिकुलर लाइन को पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आंसर आपको मिल गया, फिर आप देखो नो सूनर में मेरा आंसर मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ क्या, या एज सुन एज में स्टार्ट किया जा सकता है क्या। आप ये सब चीजें वहां पर यूज कीजिए, तब टीचर को पता चलेगा कि हाँ, एक बच्चा जब क्वेश्चन को पढ़ा, उसको पता चला कि आंसर क्या मीन्स एक पर्टिकुलर कैंडिडेट और एग्जामिनी हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, और इससे वो आंसर खुद बना रहा है। वहीं पे क्या होता है ना, ऐसे नहीं होता कि तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा 78 लाता है 80 से, कोई बच्चा 75 लाता है 80 से। द डिफरेंस इन 3 इज, कुछ ऐसे ही वो हरकत करता है। दिस ऑल थिंग्स आर ओनली डन बाय दिस दोस टॉपर्स, और कुछ नहीं है चीजें। ठीक है, आप ये सब प्रीफर कीजिए। मैं आपको बोल दिया कि क्या टिप्स है, कैसे ग्रामर आप प्रिपेयर करोगे, कैसे ऐसे आप देखोगे, और आपका 2 और 3 हीरो प्रोडक्ट निकाल के रखिए। हीरो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए डेस्क्रिप्टिव लिख रहा है, तो सिर्फ यू डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन डेस्क्रिप्टिव ओनली। आप अपना 2 हीरो प्रोडक्ट रखिए। शायद आप स्टोरी में अच्छे हो या आप आर्ग्यूमेंटेटिव में अच्छे हो, 2 हीरो प्रोडक्ट रखिए, ताकि एग्जाम में आप मान लीजिए आप डेस्क्रिप्टिव हर वक्त स्कूल में लिख रहे हो, टॉपिक अच्छा था, टॉपिक ताजा था, तो मैं एग्जाम में लिख दिया। क्या पता बोर्ड एग्जाम में वो जो टॉपिक है वो आप बोर्ड एग्जाम में आपका दिमाग चले। मान लीजिए आपका दिमाग नहीं चला उस टॉपिक पे, तो क्या करोगे? दिमाग खत्म। आपको लगेगा कि सर पूरा साल भर में डेस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहा था और कुछ ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जिसका मुझे ख्याल नहीं है, तो वहां पर खत्म काम आपका। तो हर वक्त आप 2 चीज को रखिए, गिव इंपोर्टेंस ऐसे रखिए। 70% 30% दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 70-30 दीजिए, पर आप और एक चॉइस रखिए अपने साथ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप सडनली अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ये मैं स्टूडेंट को ये भी एडवाइस करता हूँ, जब लेटर और एप्लीकेशन आता है, बहुत बच्चे सोचते हैं स्कूल में भी, टीचर्स लोग ये बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिखो, क्योंकि एप्लीकेशन शॉर्ट होता है, फॉर्मल होता है और सिंपल होता है। मैं ये बोलूं, अगर एप्लीकेशन जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो, अगर वो आपके दिमाग में नहीं आया तो क्या करोगे? बैठ जाओगे या कुछ भी लिख कर आ जाओगे? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों का फॉर्मेट सीखिए। लेटर का भी फॉर्मेट सीखिए, लेटर जब मैं बोल रहा हूँ आई एम सेइंग इनफॉर्मल, ठीक है, लेटर का भी फॉर्मेट सीखिए, एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट सीखिए, और जो भी जिसका भी है, सपोज नोटिस है और मेल आता है और तुम्हें चूज पूछ रहा है कि दोनों में से एक लिखो, ज्यादातर तो दोनों मिलकर ही आता है, 5 मार्क्स का होता है। आई एम सेइंग इंस्टेड, अगर नोटिस अगर और दे रहा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, अगर तुम्हारा पैटर्न ऐसे बना है,
तो मैं आपको प्रीफर करूंगा सबका पैटर्न जान लीजिए आप एक बार। तो बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, पैटर्न आपके दिमाग में है, वहीं पर बैठ के आप आंसर बना सकते हो। आई विल बी प्रीफरिंग वो चीज, ठीक है। शायद आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पता चल गया कि किस तरह से पेपर लिखेंगे, किस तरह से क्या लिखेंगे। और एक बात, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि नहीं सर हमें थोड़ा और बताइए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो मैं आपको एक प्रीफर करूंगा, आप सब लोगों को प्यूपिल्स एनालिसिस के बारे में पता है? एवरीबडी प्लीज पुट अ थम्स अप, यस और नो। एवरीबडी whoever are there, just put a yes or no in the comment। आपको pupils analysis के बारे में पता है? Everybody whoever watching this, ठीक है। आप सब लोग को पता है pupils analysis। pupils analysis में क्या होता है, अभी 2024 का pupils analysis रिलीज हुआ है। pupils analysis में क्या होता है, एक एग्जामिनर खुद से, एक एग्जामिनर, मैं ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। आईसीएससी हमारा एग्जामिनर है, आईसीएससी एग्जामिनर क्या करेगा, खुद से एक क्या करेगा, बुकलेट प्रिपेयर करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर बना है, जो 2024 का क्वेश्चन पेपर बना है, उस क्वेश्चन पेपर में एक एग्जामिनर का क्या आंसर की था वो मेंशन होगा। एग्जामिनर के साइड एक आंसर की होता है, वो आंसर की मेंशन होगा, और उसमें सारा सजेशंस मेंशन होगा। सजेशंस मेंशन होगा फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स। टीचर्स का पार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं, आप स्टूडेंट का पार्ट देख सकते हो। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि नहीं सर सजेशंस फॉर टीचर्स में देख नहीं सकता, आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ आप 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी है, लाइव हो चुका है पीपल्स एनालिसिस में, आप जाइए, आप एक बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर सॉल्व भी कर चुके हैं तो आप क्या काम कीजिए, आप जो आंसर की जो एग्जामिनर रिलीज किया है, आप उसको थोड़ा गो थ्रू करिए। देखिए एक अगर ऐसे का अगर आंसर की है तो किस तरह से एक क्या क्या की पॉइंट्स एक एग्जामिनर ने सोच रखा है दैट ही और सी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ए स्टूडेंट, वो आप देखिए कि ऐसे है तो ऐसे को किस तरह लिखा जाता है। मेरा आपके सारे सवाल का जवाब वहां पर मिल जाएगा। लेटर को लिखना है तो लेटर को किस तरह से अरेंज करके लिखना है, वहां पर लेटर का आंसर की होगा, पूरा लेटर लिखा होगा 2024 का, जो कि रिलीज बाय द एग्जामिनर है। उससे आपको अच्छी तरह से समझ मिलेगी कि हाँ आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए, इफ यू नीड ए ब्लूप्रिंट हाउ टू राइट आंसर्स फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, pupils analysis is the best blueprint that you can ever get। ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, किस तरह से आंसर लिखना है। दिस इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है, कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है। समझ में आई आप सबको मेरी बात? एवरीबडी ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ब्लूप्रिंट का, अगर पीपल्स एनालिसिस का अगर आपको चाहिए लिंक, तो मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर दीजिए, खास करके आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, किसी का हिंदी हो गया, किसी का ओडिया हो गया, किसी का बंगाली हो गया, किसी का तेलुगु हो गया, एसेट्रा एंड एसेट्रा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश वन पेपर को किस तरह लिखा जाना चाहिए और क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में रखना होता है। अब आ गया तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर। अब आ गया तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, स्टोरीज है सर, पोएम्स है सर, और हमारा अभी जूलियस सीजर, हाँ जूलियस सीजर है। तो जूलियस सीजर में क्या होता है, बच्चे थोड़ा अटक जाते हैं, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, शायद आपने ये सब ये सारा जो भी रियाज है आप वो सारा रियाज कर चुके होंगे। कैरेक्टर पे ध्यान रखिए, खुद के नहीं, जो स्टोरीज आप पढ़ रहे हैं वहां पर जो कैरेक्टर्स हैं उसका ध्यान रखिए। आप एनालिसिस कीजिए कि आपको उस जो भी कैरेक्टर्स आप जो पढ़ रहे हो, स्टोरी वगैरह जो आप पढ़ रहे हो, और प्ले में जो भी पढ़ रहे हो आप, उसमें कैरेक्टर्स का आपका कितना नॉलेज है, आप अच्छी तरह से कैरेक्टर को डिफाइन कर पा रहे हो क्या, अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू द सीन, ठीक है।
और विलियम शेक्सपियर का एक फेमस वे है कि वो छोटे छोटे कैरेक्टर को हर एक एक्ट में, हर एक सीन में ऐसे ही मेटाफॉर की तरह ऐड करते रहते हैं। तो आपको वो चीज देखनी होगी कि आपको उस कैरेक्टर्स के बारे में भी पता है अच्छी तरह से। पहले उसको एनालिसिस कीजिए। उसको एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका है, बहुत सारा वर्कबुक बिकता है मार्केट में। वर्कबुक आपके पास भी होगा शायद, बहुत सारे स्टूडेंट के पास वर्कबुक होता है। वर्कबुक में क्या होता है, वन ऑफ द पार्ट इज एक्सप्लेन बाय द एडिटर। पार्ट में क्या करता है, वो कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन दे देता है। वहां पे कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन कि कैरेक्टर्स क्या है, इस एक्ट में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, इसका ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो नाम लिखा गया है उसका क्या मीनिंग है। ग्रीक वर्ड में विलियम शेक्सपियर ने मिस किसको इंडिकेट किया है, ये सारा चीज वो पर्टिकुलर हमारा जो वर्कबुक होता है वहां पर मेंशन होता है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, पास के पेपर्स, यहाँ पर भी पास के पेपर्स आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम तो पहले बैच हैं जो कि जूलियस सीजर का एग्जाम दे रहे हैं, पहले तो मर्चेंट ऑफ वेनिस था। मैं आपको एक बात बोलूं, मर्चेंट ऑफ वेनिस से पहले भी क्या था, हमारा जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर शायद जूलियस सीजर था। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। ये बीच में जब हम बोर्ड एग्जाम दिए थे ना, वी हैव अटेम्प्टेड मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे पहले जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो जूलियस सीजर का दिए थे। आप अगर ट्राई आउट करके अगर, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, यस यस, पास पेपर्स, क्योंकि ये काफी पुराने पेपर हैं। ये जो जूलियस सीजर ने हम हमारे, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस यस, no, yes, of course, because see, play will never go anywhere na. The question that is managed, that is conducted by the ICC examination, see, the play remains same. Yes or no? The play, if the play remains same, the question that you are getting is what? One extract, and then a question based on that particular extract. If you want to analysis that how a board is preparing questions, you must go through those kind of questions. At least 2 to 3 board papers. At least 2 to 3 board papers of Julius Caesar need to be go through. तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें समझ में आ जाए कि आईसीसी कैसे प्रिपेयर करता है। क्योंकि देखो, प्ले तो चेंज नहीं होगा। विलियम शेक्सपियर ने जो लिख दिया, हमारे पहले के टाइम जो जूलियस सीजर पढ़ रहे थे वो सेम ही जूलियस सीजर आप अभी पढ़ रहे हो। थोड़ी ना कैरेक्टर्स बढ़ गए, कुछ नहीं चेंज हुआ, प्ले तो प्ले ही है। पर आप उससे समझ पाओगे कि आईसीसी जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन डालता है, अभी क्या है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, दे आर रिफरिंग टू दिस ओनली। वो इसको सोच कर ऐसे सैंपल पेपर्स बना रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना, बोर्ड जैसे क्वेश्चन बनाया था हम उसको ही थोड़ा देखना स्टार्ट कर दें कि हाँ ओके, उस साल में जब जूलियस सीजर का जब एग्जाम जो हुआ था, बोर्ड पेपर्स में जब वो एग्जाम हुआ था, तो वो इस तरह से क्वेश्चन डाले थे। आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये समझ पाओगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। ठीक है, अभी से तो आपको स्पेसिमेन के पेपर से पता चल चुका होगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे डाला था। पर स्पेसिमेन इज रिलीज बाय द बोर्ड। और सेकेंड सोर्स क्या है बोर्ड से हम जो ला सकते हैं, वो है तुम्हारा अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और थर्ड वे क्या है, जिसे तुम जूलियस सीजर का क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफिशियल वे तुम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, वो है जब क्वेश्चन बनाए जा रहे थे तब का। बस मैं बोल रहा हूँ, रेफरेंस कर लो एक बार, देख लो किस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि स्टोरीज और पोएम्स तुम लोग को पता है, स्टोरीज और पोएम्स में पता है कि तुम्हें स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ना है। वहां पर भी कैरेक्टराइजेशन, थीम, हाँ ये एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ज्यादातर ना ये चीज आपको हर एक चैप्टर में याद रखनी होगी। थीम हो गया, राइटर का नाम, राइटर्स नेम, राइटर का नाम हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया, स्टोरी। ये ज्यादातर स्टोरी और पोएम में, हर एक स्टोरी और पोएम में तुम्हें ये चीज याद रखनी ही होगी। मुझे थीम पता है क्या इस पर्टिकुलर पोएम का, मुझे राइटर और पोएट पता है क्या, कौन पोएट है कौन राइटर है, और मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। तुम्हें ये हर एक चैप्टर में तुम्हें ऐसे 100% जब बोर्ड एक्सक्यूज मी, जब बोर्ड पे जब बोर्ड क्वेश्चन पेपर डालता है, तो हर वक्त
कहीं से एक चैप्टर से आपको ये देखने मिल जाएगा कि थीम क्या है, मोरल क्या है, पोएट और राइटर कौन है। तुम्हें ऐसे मैसेलिनियस क्वेश्चन आते रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये कांस्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक एग्जामिनर प्रिपेयर करता ही करता है। तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि हमें हर एक चैप्टर का, पोएम का, मोरल, थीम और राइटर्स का नाम पता है क्या। जस्ट ट्राई टू टेस्ट इट आउट। और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट एक्सक्यूज मी, जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे हर एक स्टोरी में, उसका पर्सनिफिकेशन मैं कर पाऊंगा क्या। एंड पर्सनिफाइड आपको ऐसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर स्टोरी में पर्सनिफाई किसको किया गया है। पर्सनिफाई का मतलब क्या है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन कीजिए। आपको वैसे भी समझना होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको जाननी ही होगी। चाहे स्टोरी हो, स्टोरी में ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा। स्टोरी में आप क्या करोगे, कैरेक्टर्स के बारे में आपको कितना पता है, whatever characters are present in that particular story, आपको उसके बारे में कितना पता है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी ही रहनी है बिफोर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। एंड थर्ड, मैं ये चीज आपको बोलूंगा, आप क्या कीजिए, आप फिर से प्यूपल्स एनालिसिस को एक बार गो थ्रू कर दीजिए। इसका भी प्यूपल्स एनालिसिस गो थ्रू, पर मुझे लगता है कि प्यूपल्स एनालिसिस 24 का अगर आप गो थ्रू करोगे, आई फील कि वहां पर तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का होगा। आई विल बी नॉट प्रिफरिंग इंग्लिश लिटरेचर के लिए दीजिए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, जूलियस सीजर का जो पास पेपर्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप टाइप करोगे तो मिल जाते हैं पास पेपर्स ऑफ जूलियस सीजर। अगर आप टाइप करोगे वहीं से हमें रेफरेंस मिलेगा कि किस तरह का सवाल बनने वाला है। ठीक है समझ में आ गया। और आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स ना, ऐसे दिमाग में जो आ रहा है लिख मत दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस आंसर को फुलफिल करने के लिए जरूरत होती है। वो कीवर्ड सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को पता होता है जो स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा होता है, जो थीम ऑफ द स्टोरी पता होता है जिससे, मोरल ऑफ द स्टोरी पता होता है जिससे, उससे ये सारा चीज पता होता है। और जो बच्चे बोलते हैं ना, हाँ स्टोरी है, मैं पढ़ दिया, एग्जाम में जाके लिख दूंगा, स्टोरी पढ़ दिया लिख दूंगा, नहीं हर एक टाइम ये काम नहीं करने वाला। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वो क्वेश्चन को उस तरह डिजाइन ही किया जाता है ताकि बिना कीवर्ड के वो क्वेश्चन ठीक से फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, एंड यू ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स ओनली। इसलिए आपको स्टोरी अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहना जरूरी है, खास करके वो सारे वर्ड जो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर स्टोरी को फुलफिल करती हो। ठीक है, ओके। now next is our which subject? Let us go through geography. जियोग्राफी, बहुत बच्चों का ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है टोपोग्राफी, दूसरा है मैप वर्क्स, तीसरा है चैप्टर्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है तुम्हारा ज्योग्राफी। ओके, बच्चे चैप्टर्स को कैसे भी करके हैंडल कर लेते हैं। आई विल बी कमिंग टू एवरीथिंग। बच्चे फंस जाते हैं मैप वर्क्स में और टोपोग्राफी में। ठीक है, द फाइनेस्ट वे टू डू इज, क्या करो, पास क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपको एक बुक मिला होगा, if in your school you must be having a different book for topography set. डिफरेंट बुक आपको टोपोग्राफी सेट के लिए खाली दिया जाता है क्या स्कूल में? जस्ट लेट मी नो। खाली टोपोग्राफी का एक छोटा सा बुक होगा, उसमें एक टोपोग्राफी शीट होगा खाली प्रैक्टिस करने के लिए। इज इट ओके? इज इट ओके बट हियर, हाँ ओके, सी समबडी सिंग, पर प्रीफर करना चाहिए वो वाला। ठीक है, अगर डिफरेंट बुक्स रिलेटेड टू टोपो शीट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप और एक चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप ना कहीं से थोड़ा नोट्स ढूंढिए, सिर्फ टोपोग्राफी का नोट्स। देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बोल रहे होंगे कि नोट्स भी पढ़ना है। नोट्स से क्या होगा, आप टर्म्स को समझने लग जाओगे। टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डेफिनेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप एक बार नोट्स पढ़ना, इतना कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर टोपोग्राफी का नोट्स, अभी तो सिर्फ कम ही दिन बचे हैं, टोपोग्राफी का नोट्स हम कम पढ़ेंगे। आई एम सेइंग यू, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये अराउंड हाफ 1 आवर, हाँ 1 आवर काफी है आप अगर नोट्स को दो।
पर कहीं से एक्स्ट्रा आउट कर लीजिए। अगर हमारे ग्रुप में कोई अगर स्टूडेंट्स है जिसके पास टोपो शीट का नोट्स अगर है और वो इस क्लास में भी है, दे कैन शेयर दिस। ओके ओके, दे कैन शेयर दिस इन द ग्रुप। अगर मेरे पास अगर है, अगर मैं ढूंढता हूँ कहीं पे टेलीग्राम वगैरह में अगर मिल जाता है टोपो शीट का टोपोग्राफी का नोट्स, तो उसको पहले पढ़िए। उसको पढ़ लिया आपने तो आपका 20% काम खत्म। ठीक है। और एक चीज, आप प्यूपिल्स एनालिसिस को देखिए एक बार। प्यूपिल्स एनालिसिस को देखिए। आपको तो ये पता होगा कि सिक्स ग्रेड फिगर सिक्स ग्रेड फिगर का वो जो सवाल है वो तो हर साल आता ही रहता है। तो सही आंसर को जानने के लिए कि कौन सा एक्सक्यूज मी कौन सा सबसे सटीक उत्तर है उसको जानने के लिए प्यूपिल्स एनालिसिस इज द बेस्ट वे। मैं 2024 की प्रेफर नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि 2024 अभी रिलीज हुआ है। इसका मतलब यह है कि 2023 का भी पीपल्स एनालिसिस अवेलेबल है, 2022 का भी पीपल्स एनालिसिस अवेलेबल है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में, कहीं से थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। वहां पर आप सिर्फ टॉपो शीट को प्रैक्टिस कीजिए। वहां पर जितना पीपल्स एनालिसिस पेपर्स है, सपोज मान लीजिए कि 4 साल का पीपल्स एनालिसिस है, मैं आपको प्रिफर करूंगा पीपल्स एनालिसिस है। ठीक है, पीपल्स एनालिसिस है, मैं आपको प्रिफर करूंगा कि ये 4 सालों में से ये 4 साल का जो टोपोग्राफी पीपल्स एनालिसिस का मतलब क्या है, 4 साल के बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस पेपर, ये सर नो, ये पता है। तो आप एक काम कीजिए, हमारा जो भी बोर्ड पेपर जो है, जो जिसका पीपल्स एनालिसिस अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट में, उसका आप सिर्फ टोपोग्राफी सेट ही बैठ के क्या कीजिए, एक बार सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और फिर आप प्रिफर कीजिए हमारा पीपल्स एनालिसिस, और देखिए कि आपका आंसर और जो पीपल्स एनालिसिस में जो मेंशन्ड है आंसर, वो दोनों में डिफरेंस कितना है। दैट इज द फाइनेस्ट वे। कोई भी टीचर के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। Pupils analysis is the self-help for every candidates who are appearing for board examination. हमने भी प्रीफर किया था, हमें भी बहुत सीख मिला। अभी भी टाइम है, अराउंड फॉर 5 to 6 days यू कैन जस्ट कभी भी बैठो। अरे टोपोग्राफी को पढ़ने में क्या है, इतना तो बोरिंग पार्ट तो नहीं है वो, सिर्फ हमें ये पता नहीं चलता है कि सही कौन सा है, 100% सही कौन सा है। Pupils analysis will be helping you out there. हाँ बोलिए। हाँ, I told no. Just a minute, if it is possible. Wait. I'm sending you one of the people's analysis. Okay, I'm sending you in the group. You can just go through. Once you will going through this, then only you will able to understand better. People's analysis. Okay. See, if I will be typing, then also it is suggesting me people's analysis. Okay. Let me now send you one of the PDF of any of the subjects. It's a very, बच्चों को क्यों बोला नहीं जाता है कि वो प्रिफर करो, मुझे भी पता नहीं है ये बच्चों को क्यों बोला नहीं जाता कि जस्ट प्रिफर पीपल्स एनालिसिस एटलीस्ट वंस बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, मैं काम करता हूँ आपको। ठीक है, मैं 2023 का ज्योग्राफी का जो है, 2024 का भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2023 का जो भी है वो मैं अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा 1 मिनट देख लीजिए, वहां पे एक बार देख लीजिए। अभी मत पढ़िए, अभी उसको रिसर्च करने मत लग जाइए, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू से, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम इज गोइंग आउट। तो उसके बारे में मैं और भी बताना चाहता हूँ, और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आप कैसे पढ़िएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं 2023 का ज्योग्राफी का पीपल्स एनालिसिस अभी मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, हमारी वो जो क्रैश कोर्स का ग्रुप है। आप उसमें से पिक आउट करके देख सकते हो, और ऐसे 2024 पेपर का भी है। ठीक है, देखिए ये काम हो गया। अब आते हैं मैप्स पे। सर मैप तो कभी भी हमारा हर वक्त 100% तो मार्क्स कभी नहीं आता सर। सर सच में मैप में क्या मार्क नहीं आएंगे क्या? देखो, फर्स्ट तरीका है तेरे को मैप में मार्क लाने का, तू देख कि तेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। दिमाग में ये चल रहा होगा, हाँ सर सिलेबस तो मैं चैप्टर का कंप्लीट कर दिया। चैप्टर्स का अलग होता है, मैप का अलग होता है डियर। कभी भी
कभी भी तू अगर देखेगा तो सिर्फ देख के मैप वर्क का जितना सिलेबस है उतना तेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी से लग जाइयो। एक जितना तुम्हारा जो इंडिया मैप का है उसका 10 या 15 या 20 जेरोक्स कर दे और बैठ और एकदम से तुम्हारे सबसे अच्छे टीचर्स जो भी हैं, हु इज योर फाइन हु देयर इज somehow a finance teacher or an experienced teacher of geography or history in your school, उनके पास जाओ और उनको कैसे रीच आउट करना है वो तुम्हें पता है। एक बार बैठो, उनके सामने बैठो और तुम्हारा सिलेबस में जितने सारे प्लेसेस अवेलेबल हैं, जितना सारा प्लेसेस तुम्हें बोल रहा है, जो जिस तरह से जैसे बोल रहा है, एक बार जाके कंप्लीटली उसको एक बार कीजिए, कंप्लीट कीजिए एक बार, वंस कंप्लीट वंस। अगर कोई बच्चा अगर नहीं किया तो आप सिलेबस में देखो, सिर्फ चैप्टर्स आप मत देखिए, मैप के लिए एक अलग सिलेबस होता है, ठीक है, जहां पर ये लिखा होता है, ठीक है, जहां पर मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप एक बार बैठ के उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर दीजिए, तब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा फोटो है, दिस इज व्हाट आई विल बी अपियरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई एम सेइंग यू दिस, ठीक है। आप जब सिलेबस अपना कंप्लीट कर दिए, आप जब समझ लिए कि कौन सा प्लेस कहां पर कैसा है, ये एक काम खत्म हो गया। देन सेकेंड थिंग इज, मैं बोल रहा हूं पीपल्स एनालिसिस। स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर स्पॉन्सर है क्या, आप सिर्फ पीपल्स एनालिसिस कर ही बोलते जाओगे क्या आज? मैं क्यों बोल रहा हूँ समझो। ये अगर 4 ईयर्स का अगर प्रेजेंट है, हाँ 4 ईयर्स का शायद प्रेजेंट है, उसमें से जो 4 ईयर्स का प्रेजेंट है पहले उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए आप। पूरा क्वेश्चन पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर ऑफ मैप वर्क्स, ठीक है। जब तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तू जब कर लिया अच्छी तरह से, तू पॉइंट आउट कर दिया कि किसको कैसे करना है, उसके बाद तू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर 4 ईयर्स का, जिसका पीपल्स एनालिसिस प्रेजेंट है, सिर्फ मैप वर्क। मैं बोला कि एक बार प्रिंट आउट निकाल दे, प्रिंट आउट निकाल, तेरे पास है प्रिंट आउट, और तेरे को 2024 का, 2023 का, 22-21 का सारा मैप है, और उसको समझ, देख कहां पर तेरे को पॉइंट आउट करने के लिए बोल रहा है, कहां पर तेरे को शेड करने के लिए बोल रहा है, कहां पर तेरे को मार्क करने के लिए बोल रहा है, ये सब अलग अलग है। ये टर्म भी अगर आप लोग को अभी तक इफ यू हैव नॉट गॉट दिस ऑल थिंग्स, आपको समझना होगा। अगर पॉइंट आउट करने के लिए बोला है, अगर आप शेड कर दिए देन यू विल बी लूजिंग मार्क। अगर शेड करने के लिए बोला है, अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग मार्क। ये सब टर्म तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। 4 साल का क्वेश्चन पेपर, तेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तू 4 साल का क्वेश्चन पेपर का सिर्फ मैप वर्क बैठ के ड्रॉ कर दिया, फिर तेरा काम क्या है, जैसे मैं बोल रहा था पीपल्स एनालिसिस में आंसर की रिलीज होता है, तो तेरे को क्या करना है, अब चेक करना है वो जो 4 साल का जो तू मैप जो प्रैक्टिस किया है और पीपल्स एनालिसिस में जो मार्क हुआ है, उसमें से तेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और जहां जहां पर गलत हो रहा है तेरे को मार्क करके रखना है, और तेरे को सीखना है कि हाँ ओके ये आंसर्स है, और इसको ऐसा करना चाहिए था क्या, वैसा करना चाहिए था क्या, वैसे करके तेरे को एनालिसिस करना होगा, और इससे तेरा मैप वर्क 100% हो जाएगा। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ 100%। और मैप वर्क सबसे मार्क फीचिंग पार्ट होता है ज्योग्राफी का, जिस किसी को भी पता नहीं मैं यही बोलूंगा। पर आप ये सारा चीज कीजिए, पहले आप पूरे सिलेबस को देखिए कि पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं, फिर सेकंड क्या कीजिए, जितना भी 4 साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसका सिर्फ मैप बैठ के आप खुद कीजिए, आप समझिए टर्म को, समझिए कहां पर क्या बोल रहा है वो, और फिर आप पीपल्स एनालिसिस में से चेक कीजिए कि ये सारा चीज ऐसे ही है क्या। फिर तेरे को डिफरेंस पता चलेगा, और तेरे को पता चलेगा कि टीचर्स लोग मार्क्स क्यों काटते हैं, ठीक है, ये चीज पता चल गया। और एक चीज, फिर लास्ट चीज हम आते हैं चैप्टर्स पे। चैप्टर्स तो बहुत आसान है, वेरी इजी। ज्योग्राफी में ना चैप्टर्स बहुत इजीली मार्क फीचिंग होती है। आप लोगों को सिर्फ एक पैटर्न ढूंढना है। अगर किसी ने बोर्ड पेपर्स अभी तक नहीं किया है, वो लोग देख सकते हो कि काफी चॉइसेस होती है, सफिशिएंट चॉइसेस आर देयर, देयर आर सफिशिएंट चॉइसेस, ठीक है। उस सफिशिएंट चॉइस में से कौन सा, आई थिंक 50, आई थिंक 5, हाँ 5 एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है, 5 एक्सट्रैक्ट ही सिर्फ आपको अटेम्प्ट करना है, और ये काफी इजी है। स्टूडेंट्स लोग को लग रहा होगा कैसे इजी है सर, रुको मैं काम करता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको बोल देता हूँ कि सफिशिएंट चॉइसेस में से 5 एक्सट्रैक्ट, किसी ने ये क्रैक किया है क्या? आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर के लिए एक्सट्रैक्ट बनता है, जैसे कि तुम्हारा क्लाइमेट हो गया, जैसे कि तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर हो गया, उसके लिए एक अलग एक्सट्रैक्ट बनता है, और ये बहुत मार्क फेचिंग होता है।
क्योंकि वहां पर तुम्हें डिग्री वगैरह वो सब करना होता है। डिग्री वगैरह हो गया, वहां पर कुछ टर्म होता है, वो सब सिर्फ तुम्हें टर्म याद रखना है। तो क्या हो गया, क्लाइमेटिक वन ऑफ दी। अभी तुमको ऐसे ही पढ़ना होगा, पूरा बैठ के एक से एक पन्ने से लास्ट पन्ना तक तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारा पोर्शन खत्म नहीं होगा। अभी इंटेलिजेंटली हमको देखना है। क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हाँ क्लाइमेट में मेरा सबसे अच्छा हो रहा है, और वो मार्क फेचिंग भी है। तेरे को पता चल गया, क्लाइमेट में तेरा हर वक्त अच्छा मार्क्स आता है। क्लाइमेट को पूरा अच्छी तरह से पढ़ ले, उसमें से तो एक एक्स्ट्रा आता ही आता है। उसमें तेरे पता चल गया तो 10 मार्क तेरे हाथ में। और एक वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो एक बहुत मार्क फेचिंग एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या है, रोडवेज, एडवांटेजेस ऑफ रोड एक्सक्यूज मी, एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, ये सारा ही है। तो ये एक मार्क फेचिंग एक्सट्रैक्ट है, तो इसमें से तेरे को 10 मार्क मिल गया। और क्या है, वो पॉल्यूशन वाला देखा होगा, पॉल्यूशन ये है, पॉल्यूटेंट्स ये है, ये होता है, वो होता है, ये सब है। ये तेरा एक मार्क फेचिंग पार्ट हो गया। तेरे को ऐसे ढूंढना होगा कम से कम, आई थिंक 10 में से या 9 में से, हाँ शायद 9 चॉइसेस तुम्हें एग्जाम में पूछा होगा, और 9 एक्स्ट्रैक्ट, और उसमें से तुमको 5 लिखना होता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू सिर्फ 5 एक्स्ट्रैक्ट ढूंढ के देख, मैं बोलूंगा कि तू 7 पे जा। तू ऐसा तेरा 7 बेस्ट एक्सट्रैक्ट ढूंढ, जो कि एग्जाम में जैसे भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन है तो तू अटेम्प्ट कर सकता है। 7 एक्सट्रैक्ट जैसे भी करके तू अटेम्प्ट कर सकता है, तू वैसे ढूंढ। ठीक है, ये बात पता चल गई। अगर तेरे को वैसे भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एक्सट्रैक्ट कैसे में आ रहा है, तू थोड़ा प्रिफर कर, 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर प्रिफर कर, 4 का तो एटलीस्ट कर, तभी तेरे को पैटर्न समझ में आ जाएगा। 4 इयर्स का सॉल्व मत कर, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 इयर्स का बैठ और देख कि कौन से चैप्टर का कैसे आता है तुम्हारा एक्सट्रैक्ट, और उससे तेरे को पता चल जाएगा कि तेरे को कौन सा एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। और इससे ही क्या हो जाएगा, तेरा आसानी से चैप्टर्स में भी मार्क्स आने लगेगा। इट इज अनदर फाइनेस्ट वे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि 3 पार्ट्स को अभी बोर्ड एग्जाम से पहले क्या क्या चीज करनी है, जो जो तुम नहीं किए हो करो वो सब। देखो, मैं ज्यादा बल्क नहीं बना रहा हूं तुम्हारे प्रिपरेशन को, आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी सिंपल, ताकि झट से तुम्हें पता चल जाए। सिर्फ मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोल रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले एक कैंडिडेट को करना ही करना है। मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात पता चल गया आप लोगों को। नाउ लेट मी गो थ्रू हिस्ट्री सिविक्स। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को सिविक्स अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं है, किसी को हिस्ट्री पसंद है पर सिविक्स पसंद नहीं है। फाइनेंस में मैं बताऊं इसका, हिस्ट्री का फाइनेंस में मैं बताऊं, 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर एक बार कर ले, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार बैठ के कर लियो। और प्रीवियस ईयर पेपर वेन एवर यू आर डूइंग नो, सिलेबस भी देख देख के करना, क्योंकि काफी चीज किया हुआ है, बहुत साल में कटा हुआ है। ठीक है, सिलेबस देख के प्रिफर करना, क्योंकि नया चीज ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ चीजें कटी है। तो 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अगर एक कैंडिडेट, अगर एक स्टूडेंट अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेता है बिफोर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जामिनेशन, गारंटी है उसका 90 अबव, और बाकी तेरे हाथ में है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है तेरा, ये पहला कर दिया तू 7, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के सॉल्व करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तेरे को टाइम नहीं है, बैठ के एटलीस्ट देख कि क्या क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या क्या है। एटलीस्ट बैठ के थोड़ा ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर कि हाँ ये पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर, जो भी हमारा हिस्ट्री में वॉट एवर थ्योरीज यू आर हैविंग, जस्ट एक शॉर्ट नोट में लिखने की कोशिश कर। ये से समझ में आ गया। अभी सेकंड क्या करना है, मैं फिर से बोलूंगा, प्यूपिल्स एनालिसिस देख एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन के आंसर से क्या चाहता है। प्यूपिल्स एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स, बैठो और देखो, 4 साल का शायद प्रेजेंट है, बैठो और देखो। और 4 साल में से तेरे को ये 7 साल का तो यहीं पर मिल जाएगा, तेरे को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। 24, 23, 22, 21 का यहीं पर मिल जाएगा प्यूपिल्स एनालिसिस में। बैठो और देखो कि एग्जामिनर अपना आंसर की कैसे बनाया है। वो जब भी क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है उस आंसर से, वो तेरे को पता चल जाएगा whenever you will be going through pupils analysis। तो अभी से आप लोग बैठिए और pupils analysis का सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, ज्यादा मत देखिए, यू विल वेस्टिंग योर टाइम। सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ आंसर देखिए,
कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या क्या था इस सवाल को लेकर 24 बोर्ड एग्जाम में, 23 बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर उसका क्या क्या मीन्स व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि क्या क्या आंसर हो सकता है, एग्जामिनर के पास क्या क्या है, उसको एक बार देखियो। ठीक है, यही एक फाइनेस्ट तरीका है हिस्ट्री सिविक्स को अब मैं बोल रहा हूँ अब से हैंडल करने का। अगर आप हिस्ट्री सिविक्स में अगर थोड़े अगर कम हो, जो भी स्टूडेंट ये देख रहा है अगर वो हिस्ट्री सिविक्स में कम है तो वो ये चीज प्रिपेयर कर सकता है। दिस इज द फाइनेस्ट वे। मैं और नहीं बोलूंगा कि ये बुक जाओ, ये सैंपल पेपर जाओ, वो देखो, मैं वो प्रिफर ही नहीं करूंगा अभी। दिस इज द फाइनेस्ट वे हिस्ट्री सिविक्स को अभी हैंडल करने का, बस यही एक तरीका है। ठीक है, और इससे तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत, ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, 90 से अबव तो 100% आ जाएगा अगर हिस्ट्री बुक्स को तुम इस तरह से हैंडल करोगे जिस तरह से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। पर सिलेबस भी देखना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि 7 साल में से क्या होगा, कुछ पेपर में आप ऐसे सवाल देखे होगे जो तुमको लग रहा होगा अरे ये चीज तो मैं नहीं देखा, शायद इस क्वेश्चन पेपर से मेरे को पता चल जाएगा ये चीज। पर वो चीज अगर तुम नहीं देखेगे हो, इसका मतलब दो चीज है, एक शायद तुम उस पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़े नहीं हो, सेकंड वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो। हाँ बोलो बोलो, एनीबडी? हाँ, आई थिंक समबडी हैज रेज्ड हैंड। हाँ पूछो पूछो, जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड जस्ट से। क्या क्या? अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बोला ना तुझे, तेरे को क्या करना है, 7 साल अभी देख, अभी तू सिलेबस अगर 2-3 चैप्टर्स अगर बचा है तो तू अभी कंप्लीट कर सकता है, अगर नहीं बचा है तो ये सारे चीज अटेंड कर। तू जो बोर्ड एग्जाम में बैठेगा ना तो ये चीज याद करेगा कि हाँ मैंने अच्छी एजुकेटर से गाइडेंस ली है तो मेरा भी काम बन रहा है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तो ये 7 साल का पेपर सॉल्व कर, प्यूपिल्स एनालिसिस 4 साल का देख कि एग्जामिनर का आंसर क्या क्या, वो क्या क्या आंसर चाहता है, और उसके बाद तू बोर्ड एग्जाम देने जा। अभी तुम्हारा शायद अगर किसी के स्कूल में अगर प्री बोर्ड हो रहा है तो वहीं पर तेरे को रिजल्ट दिखने मिल जाएगा। तू यही फॉलो कर। अभी अभी तू बैठ के हर एक फ्रीडम फाइटर का कैरेक्टराइजेशन बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। अभी तेरे को इसी से ही पता चल जाएगा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अभी ज्योग्राफी आ गया, अब आते हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट्स में। नहीं अभी देख, सिलेबस अगर अभी तक अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तेरा, तो तू देख कि तेरा सिलेबस कितना बाकी है। अगर मान ले कि 50% बाकी है तो मैं प्रिफर करूंगा कि यही करना है। अगर तेरा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है और सिर्फ 10% या जो लास्ट पार्ट ऑफ ये सिलेबस जो कि हमारा वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, अगर वो थोड़ा थोड़ा बाकी है तो उसको खत्म करके कर, मैं ये प्रेफर करूंगा। अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं सर इतना सारा पार्ट बाकी है जो कि मैं बोर्ड एग्जाम तक तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं पढ़कर रिवाइज कर पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैं अभी तेरे को ट्रिक बोला इसी पे लग जाए, इसी पे तेरा वो पार्ट भी कवर हो जाएगा। क्योंकि देख, जब तू 7 साल के, देख मैं कैसे तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, जब तू 7 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेगा तो एक चैप्टर से तेरे को वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पता नहीं चल जाएगा, एक चैप्टर से तेरे को वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो 7 प्रीवियस ईयर पेपर अगर तू सॉल्व करेगा, ऑटोमेटिकली जो पार्ट तू अभी तक कवर नहीं किया है वो तेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 7 साल का सॉल्व करो, 7 साल का सॉल्व करो। क्योंकि एक चैप्टर का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आया होगा, दूसरे चैप्टर का वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आया होगा, तो एक चैप्टर से तेरे को 7 वेराइटी का क्वेश्चन मिल जाएगा ना 7 सालों में। तो इसमें तेरा ऑटोमेटिकली सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। यस और नो, समझ पा रहा है ना मेरी बात? हाँ, ऑनलाइन में सारा अवेलेबल है, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी अवेलेबल है। मैं सारा सेंड कर दूंगा, रुक जा, मैं सारा सेंड कर दूंगा। सॉल्व ही है, सॉल्व ही है। 4 साल का तो वैसे तो पीपल्स एनालिसिस है, पीपल्स एनालिसिस में तो हमारा एग्जामिनर आंसर रिलीज करता है, और बचा 3 साल का। अच्छा कोई पब्लिशर है वो मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना। हाँ, अब है साइंस की बात। साइंस में 3 ब्रांचेस हैं जैसे कि हमें पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और मैं ये 100% बोल सकता हूं, काफी बच्चों का 3 सब्जेक्ट होना बहुत मुश्किल है। किसी बच्चे का 2 सब्जेक्ट अच्छी तरह से होता होगा, किसी बच्चे का 1 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से होता होगा। ये साइंस, मैं साइंस क्यों लिख रहा हूं, तुम लोग को लग रहा है सर आप तो सीबीएसई बना दिया। अरे नहीं, तुम्हारे बोर्ड पेपर में जब ये आएगा ना, whenever you will be getting बोर्ड सर्टिफिकेट ना, वहां पर साइंस ही लिखा होगा। उसमें
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग मार्क्स लिखा होगा और ये तीनों का एवरेज होगा तुम्हारा साइंस का मार्क्स। ये तुम्हें पता नहीं होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पर सुन लो ये बात। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का भी सोशल स्टडी बोल के होगा। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का अलग अलग मार्क्स तुम्हें देखने नहीं मिलेगा। तुम्हें हिस्ट्री का और हिस्ट्री, सिविक्स का और ज्योग्राफी का दोनों कंबाइंड होके जो तुम्हारा मार्क्स आएगा ना, वो तुम्हारा सोशल स्टडी का मार्क्स होगा। और यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेके कुछ नहीं होगा। साइंस बोल के एक बनेगा, उसका 3 ब्रांच में तुम्हें मार्क्स मिला होगा, उसका एवरेज होगा तुम्हारा साइंस का मार्क्स। ठीक है। अभी क्या है, अभी जैसे कि मैं बोला 3 सब्जेक्ट हैंडल करना बहुत स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा ये होता है। किसका केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा हो जाता है, किसका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, किसका फिजिक्स बायो अच्छा होता है। अलग अलग स्टूडेंट है तो अलग अलग प्रेफरेंस होगी। अब मैं बोलूंगा बायो से स्टार्ट करता हूं। मैं बायो को कैसे हैंडल करें, बायो के लिए भी मैं ये बोलूंगा अभी प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर 5 या 6 साल का विद सिलेबस एक बार देख लीजिए सिलेबस। और बायो में एक आदत बनाइए, रीड द क्वेश्चंस, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बायो में बच्चे क्या करते हैं, आंसर पता होता है पर इंस्ट्रक्शंस के वजह से दे आर लूजिंग मार्क्स। हाँ, और मैं एक चीज कहना भूल गया सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप देख लिया करो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड विच इज रिलीज बाय द बोर्ड, वो भी आप एक बार देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के प्रैक्टिस करो, आप खुद आंसर लिखो, ये देखो, ये उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मैं ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले बोलना भूल गया, आप लोग वो जो हिस्ट्री, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उसमें भी क्या कीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड को बस एक बार, अगर टाइम नहीं है एनालिसिस करने का तो एक बार बैठ के पढ़ लीजिए कि ओके अगर ऐसा क्वेश्चन जा रहा है तो इस तरह से आंसर बन रहा है, ऐसे सोच के एक बार पढ़ लीजिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बायो का ये हो गया। और बायो का एक चैलेंजिंग पार्ट होता है डायग्राम्स को इंडिकेट, जो हम जो पॉइंट आउट करते हैं डायग्राम्स को इंडिकेट करना। डायग्राम्स को इंडिकेट करना आप सही तरीके से सीख पाओगे प्यूपिल्स एनालिसिस से। प्यूपिल्स एनालिसिस जो 4 या 3 साल का आप जो प्रेफर करोगे, वहां पर डायग्राम का क्या होगा, पॉइंट आउट किया होगा, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कैसे डायग्राम को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। और आप सब लोग तो टीचर लोग बोले होंगे ये चीज, जब भी सपोज एक डायग्राम है, अगर तुम कुछ भी इंडिकेट करते हो तो ऐसे ऐसे इंडिकेट मत करो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इसको पॉइंट आउट करके यहाँ पर लिख दूंगा, इसको पॉइंट आउट करके यहाँ पर लिख दूंगा। ये सब आदत मत बनाइएगा, ठीक है। यू विल बी लूजिंग मार्क्स। अगर तुम्हें कहीं पर अगर पॉइंट आउट अगर करना है तो एक ही समान एक जगह पर लिखिए, इसका आंसर, इसका ये ऐसे पॉइंट आउट कीजिए आप लोग, ऐसे इसका ये लाइन से पॉइंट आउट किए आप लोग, लाइन से आप उसका वो जो पॉइंट आउट में जो भी आंसर्स है वो सब आप अरेंज करके लिखिए। इस तरह से एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ओके ये ऐसे है, एग्जामिनर विल बी वेरी इजी टू गिव यू मार्क्स। अगर कोई बच्चा अगर ऐसे कर रहा है अपनी मनमानी से, दे विल बी लूजिंग मार्क्स। अगर वो पॉइंट आउट भी किया फिर भी ऐसा नहीं लगेगा, एक ड्रामेटिक टाइप नहीं लग रहा है, अगर ऐसे है तो ये फॉर्मल है एंड एग्जामिनर को इजी होगा आंसर देने के लिए। तो आप लोग अगर आपका आदत अगर ऐसा है तो आपका आदत इसमें चेंज कीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, बायो में समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। बायो में अच्छी तरह से चीजों को देखिए। हाँ, और एक है टर्म्स। बायो का टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखिए, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान से काम कीजिए। अगर टर्मिनोलॉजी नहीं है देन बायो में मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है। और ये हमारा जो भी हमारा साइंस ऑर्गन का तुम्हारा एक चैप्टर होगा, साइंस ऑर्गन का या कुछ भी एक चैप्टर होगा शायद, उसमें जो अरेंजमेंट है जैसे कि ईयर का, ये सब मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। ईयर का जो अरेंजमेंट है, कौन सा अंदर से लेकर बाहर तक ईयर का कौन सा पार्ट से, ये जो अरेंजमेंट है, ये पार्ट आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम का तुम्हें दे देगा और बोलेगा कि इसको अरेंज कीजिए, ऑड वन आउट। ये कब होगा, जब आप डायग्राम को देखोगे। आप ना डायग्राम को देखना शुरू कीजिए, आजकल डायग्राम को देखिए और देखिए कि कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये थोड़ा देखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा। आपको अगर लोकेशन पूछेगा तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। अगर आप डायग्राम में पॉइंट आउट करने के लिए अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप पॉइंट आउट भी कर पाओगे, एक तीर दो निशान हो जाएगा। आप डायग्राम को बैठ के देखना स्टार्ट कीजिए, बट सिलेबस के साथ, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देख रहे हो, सिलेबस के साथ साथ, ठीक है। तो बायो के लिए यह है मेरा टिप्स, आप ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और दूसरा है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में क्या होता है, अभी तक हिस्ट्री में क्या हुआ है, बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज रिपीटेड, इसलिए बच्चे क्या करते हैं 8 साल का या 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं बिफोर गिविंग बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं भी आप लोगों को प्रेफर करूंगा ये, हम भी जब बोर्ड एग्जाम दिए थे उससे पहले हम ना एटलीस्ट हम 10 साल का पेपर एक बार रिवाइज करके ही जाते थे, तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए। यू सिट फॉर ए व्हाइल, आप लोग बैठिए और आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है। 8 साल के 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, अगर अभी आप बोलेंगे सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो आपकी एक बार बैठ के देख लीजिए कि क्या क्या सवाल है और उसका आंसर्स क्या क्या है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। केमिस्ट्री का वैसे कीजिए, और केमिस्ट्री जैसे हमें पता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होती है, इसलिए मार्क फेचिंग ज्यादा होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा है तो मार्क फेचिंग ज्यादा है। और तीसरा, इसका कॉम्पिटेंसी बेस मस्ट आपको देखना ही देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दिस, और थोड़ा ही बाकी है, आई विल बी रिड्यूसिंग द टाइम, थोड़ा टाइम, देन आई विल बी लिविंग यू ऑल। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, दिख रहा है ना, वॉट एवर आई एम राइटिंग, इज इट विजिबल? कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो देखिए आप लोग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मस्ट देखना है आप लोगों को। और बाकी है फिजिक्स में भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा, 7 इयर्स का, ए शिवम थोड़ा अपना माइक ऑफ कर दीजिए। Whoever is there, please switch off your mic. Yes, it is recorded. Whatever class I'm conducting right now is what is happening, dear? Please switch off your mic. Okay, very good. Yes, ठीक है। और 7 साल का और 8 इयर्स का इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए, और खास करके इसका एसआई यूनिट और इसका कन्वर्जन, ये सब अच्छी तरह से देखिए। मैं बोला ना, आप 7 8 साल का आप अगर प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स आने लगेगा भाई, टेंशन की बात ही नहीं है, मार्क्स अपने आप अच्छी तरह से आने लगेगा। पर आपको अच्छी तरह से बैठ के देखना है, होपलेस नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बस बैठ के देखना है। 7 या 8 साल का पेपर, जो भी क्वेश्चंस, जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आया है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा रेजिस्टेंस को लेके जो भी सवाल वगैरह आते हैं, उसको एक बार देखिए कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कैसे डाल रहा है। अभी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम भी नहीं है, बैठिए जैसे कि पढ़ते हैं वैसे बैठ के एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मैं साइंस के लिए ऐसे प्रेफर करूंगा आप लोगों को। हाँ बोलिए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 10 इयर्स जो रिकमेंड करते हैं, देखिए 10 इयर्स का क्या होता है ना, सपोज दिस इज 25, यू अपेयरिंग 25, और 2015 और 2016 में क्या होता है ना, इसमें ये बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहां से लेकर आप ना 7 और 8 साल तक ही जाइए, क्योंकि आपका अभी जो पैटर्न है और जो तुम्हारा 10 इयर्स प्रीवियस का है, उसमें ना पैटर्न भी थोड़ा अलग अलग होने लगते हैं, ठीक है। पर पैटर्न सुधर गया है जब तुम अपना लास्ट 7 और 8 इयर्स का अगर देखोगे तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 और 8 इयर्स पे जाइए। अगर 10 इयर्स पे आप जाइएगा ना तो पैटर्न भी आपको अलग अलग देखने मिलेगा। पैटर्न आप अभी जो एग्जाम दे रहे हो, अगर उस पैटर्न का अगर वो सवाल वगैरह नहीं है तो पढ़ने का क्या फायदा। मेरा अभी ये एमसीक्यू का मुझे 10 या 12 या 15 या 20 क्वेश्चन अभी मुझे देखने मिल रहा है। अगर मैं 2015 और 16 का देखूं, वहां पर तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, तो वो देख के मेरा फायदा क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ 7 और 8 इयर्स प्रिफर कीजिए, ताकि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का कंटेंट क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप देखोगे 7 और प्रीवियस 8 इयर्स का, वहां पर काफी पैटर्न में
अलग क्वेश्चन बना होगा, एमसीक्यू नहीं था, कहीं कहीं पर अलग अलग पैटर्न है, पर पढ़ने का ये फायदा होगा, आपका कंटेंट वहां पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए, पैटर्न थोड़ा भी चेंज अगर हो फिर भी देखिए आप, ठीक है। चलिए, साइंस का हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से, और क्या बचा, कंप्यूटर, मैथ्स बचा, राइट, मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं आपको ये बोलूंगा कि जिस किसी का मैथ्स अगर कोई अगर वीक है, तो आप ना वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, और आपका वो हो गया हमारा सर्कल का चैप्टर, सर्कल का चैप्टर, और हो गया हमारा लुकाई का चैप्टर, ये सब चैप्टर जो कि हमारा क्या है, डायग्राम बेस्ड है, राइट, ड्रॉ करने के लिए बोलता है। जिस किसी का मैथ्स अगर कम मार्क्स आ रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा ना, यू विल बी बहुत कम टाइम में आप 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का यू विल बी ऑब्जर्विंग, शायद 5 या 6 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है शायद, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का सवाल आता है। तो इसमें तुम्हारा आपका काम बन जाएगा। और आप ना इजी टू, अभी आप जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में आपका काम नहीं बन रहा है अभी तक, अगर आप प्रैक्टिस करो तो मैं आपको बोलूंगा इजी चैप्टर्स पहले कवर कीजिए, मॉडरेट चैप्टर्स कवर कीजिए, उसके बाद ये जो हार्ड चैप्टर्स हैं, इसका सिर्फ आप बोर्ड पेपर्स का सवाल देख लीजिए, बोर्ड पेपर्स देख लीजिए। इजी चैप्टर्स में क्या आता है भाई, इजी चैप्टर्स में आता है मैट्रिक्स, और ये सारा स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और हमारा मीन मीडियन मोड वो वाला चैप्टर, वो तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आएगा शायद, हाँ, मीन मीडियन मोड की मैं बात कर रहा हूँ, मीन मीडियन मोड वो वाला चैप्टर, और सर्कल का सिर्फ डायग्राम, सिर्फ ड्रॉ ड्रॉ आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर बुक में तो इतना सारा सवाल है, हम इतने सारे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे क्या? नहीं, आप सिलेबस देखिए ना, सिलेबस देखिए, वहां पर मेंशन है कि सर्कल का जो भी क्वेश्चंस आएगा ड्रॉ करने का, सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करना है। और लोकाई, लोकाई भी ड्रॉ वाला पार्ट है, ये भी आप सिलेबस देख के पढ़िए। अगर आप बुक देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, इतना सारा वैरायटीज ऑफ एग्जांपल, इतना सारा चीज दिया होगा। सिलेबस देखिए कि लोकाई में क्या क्या है तुम्हारा, आपका सिलेबस में, उतना कीजिए। ये हो गया। और फिर मॉडरेट में आपका अगर आप इजी में, अगर आप मॉडरेट में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा आपका, एक्सक्यूज मी, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और आप ना कॉमर्शियल मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला डालना होता है और लिखना होता है, वो भी इजी में आ जाएगा आपका कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल मैथ्स। और आप मैं अपने हिसाब से बता दिया पैटर्न, आप अपने हिसाब से पैटर्न बनाइए। इजी पहले कीजिए, अभी इजी जो जो चैप्टर्स लग रहा है उसका सवाल लगाइए, फिर मॉडरेट के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, मॉडरेट और हार्ड के लिए ना आप बोर्ड पेपर चुनिए, इतना ही काफी है। मॉडरेट और हार्ड जो चैप्टर्स हैं उसमें जो भी पास्ट बोर्ड पेपर्स जो भी आया है आप उसको चुनिए, पास्ट बोर्ड पेपर्स जो भी आया है 2020, हाँ, जो भी पास्ट 6 to 7 to 8 ईयर्स का मॉडरेट टू हार्ड का बोर्ड पेपर्स आप एक बार कवर अप कर लीजिए। और इजी जो भी चैप्टर्स है, जो आपको लग रहा है, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन किया, ये काफी इजी है स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पे, बच्चे हैंडल कर लेंगे। ये बात थोड़ा डेप्थ जाइए, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, हमारा विथ फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बहुत सारा होता है, उसको थोड़ा आप अच्छी तरह से ध्यान से याद रखिए, ठीक है। तो आप मैथ्स को इस तरह से हैंडल कर पाओगे। अभी अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप पहले कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा आपके लिए इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है। उसके बाद अपना अप्रोच चेंज कीजिए। अगर आप बैठ जाओगे हर एक चैप्टर के हर एक सवाल को करने के लिए, अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हो ना, रफ डायग्राम करना मत भूलिएगा। रफ डायग्राम, राइट साइड ऑफ योर डायग्राम रहना जरूरी ही है। शायद दिख नहीं रहा होगा ये वाला पोर्शन, लेट मी राइट इट डाउन। रफ डायग्राम मस्ट है आप लोगों के लिए। रफ डायग्राम कैसे भी करके बनाइए, सर्कल का बना रहे हो आप लोग लोकाय का बना रहे हो, जहां पर भी बनाइए आप, रफ डायग्राम मस्ट है। सपोज मैं अगर एक ट्राइंगल बना रहा हूं,
दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अगर ये एक इन सर्कल है, शायद अगर मैं ये ड्रॉ करके बनाया तो यहाँ पर रफ डायग्राम भी आप अपने पेन से बना लीजिएगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और यहाँ पर एक सर्कल। रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं कि पूरा उतना ही बड़ा करोगे, ये बस रफ डायग्राम है रेफरेंस के लिए। रफ डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। examiners are getting very impressed whenever there is a rough diagram just at the right side of the original diagram। और एक चीज, मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, सर हम रफ वर्क कहां पर करेंगे, पीछे करेंगे क्या? नहीं, देखिए ये आपका शीट है, ये आपका शीट है, तो ऑटोमेटिकली आपके राइट साइड ऑफ द सीट में ना एक छोटा सा पार्ट वो अपने आप से क्या किया होगा, अंडरलाइन करके ऐसे दे दिया होगा, छोटा सा पार्ट। और वो जो पार्ट दिया होगा ना, काफी बच्चों का हैंडराइटिंग यहाँ पर क्या होगा, इतने छोटे प्लेस में बना नहीं होगा। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, ये बोर्ड पेपर का, ये अगर आपको आंसर शीट है, आप 1 नंबर दिए यहाँ पे, शायद आपका सवाल इतना तक बन रहा है, तो आपका रफ वर्क भी इतना में ही रहना जरूरी है, इतना में ही रहेगा, इसको नीचे मत लाइए। और आप एक हैबिट कीजिए कि एक सवाल खत्म हो गया, वहां पर आप एक लाइन डाल दीजिए। मैं यहाँ पर रेड का डाला हूँ, ऑफकोर्स आप ब्लू का डालिएगा या ब्लैक का। 2 नंबर सवाल हो गया आपका और आपका आंसर यहाँ तक खत्म हुआ है और आपका रफ वर्क इतने एरिया में ही होगा इस नंबर 2 के लिए। 1 नंबर का है तो उसका एरिया इतना ही है रफ वर्क करने का, ठीक है, और एक लाइन डाल दीजिए। फिर नंबर 3 मैंने किया, फिर यहाँ पर मेरा खत्म हो गया, मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दिया और मेरा रफ वर्क जस्ट राइट टू इट ही रहेगा। रफ वर्क के लिए एक अलग पेज हो गया, ऊपर नीचे मत कीजिए, उसके साइड ही आपका रफ वर्क रहेगा और अकॉर्डिंगली योर पेज विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, आपका काम यही होगा। अगर आप ऐसे पेपर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर विल बी हाईली इम्प्रेस्ड एंड इट विल बी गिविंग यू वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, और अच्छा मार्क्स भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये पार्ट? लेट मी जूम आउट, आई थिंक थोड़ा ग्लिच, जस्ट 1 मिनट गाइस। ये पार्ट दिख रहा है आप लोग को? हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो आप रफ वर्क जस्ट राइट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन ही रखिए और एक लाइन डाल दीजिए वही पेन से। और सेकंड क्वेश्चन आपने किया, रफ वर्क साइड में किया, फिर एक लाइन पूरा डाल दिया। इस तरह से एग्जामिनर को देखने में आसानी होती है ऐसे। ठीक है, शायद मैथ्स का आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, और बाकी बचा क्या, आपका रीजनल सब्जेक्ट जो बचा, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, और बचा कंप्यूटर आई थिंक। ठीक है, और कंप्यूटर मैं क्या करूंगा ना कल के सेशन में, अभी मैं अलग सब्जेक्ट का जितना भी है आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। कंप्यूटर का मैं कल के सेशन में कंप्यूटर का कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, अभी लास्ट प्रिपरेशन कैसा होने वाला है वो मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग का जो पार्ट बच गया है शायद वो पार्ट में कल कवर करने वाला हूँ। ठीक है, I think this video was very helpful whoever have attempted this। और ये चीज आप एक बार सुन भी लीजिए, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ये पार्ट अच्छे से सुना नहीं हूँ, यू कैन जस्ट, ये तो हर वक्त तो अपलोड होता है, वट एवर वी आर आई एम डूइंग लाइव इज अपलोडेड, तो आप एक बार देख भी लीजिए कि ओके इस पर्टिकुलर चीज को इस तरह से प्रिपेयर करना है। आप नोट भी कर लीजिए, वो पार्ट निकालिए, पॉज कीजिए वीडियो को, बैठ कर लिख लीजिए कि हाँ हिस्ट्री को सर ने बोला इस तरह से बैठ के अभी करना है। तो आप एक एक टिक लगाए कि हाँ मैं पेपर्स, मेरा सैंपल पेपर्स खत्म हो गया, मैं कॉम्पिटेंसी पेज देख लिया, पीपल्स एनालिसिस सर ने बोला था 4 साल का, मैं देख लिया। आप इस तरह से फॉलो अप कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं सच में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, I hope this video was helpful and thank you so much for watching this video till end to the students, क्योंकि पेशेंटफुली इतना टाइम देके ये सब देखना जस्ट नियर द एग्जामिनेशन बहुत हार्ड है। ठीक है, चलें फिर